तो आज से हम जो है शल्य तंत्र आपके स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट में अभी हमने रिसेंट में आपका अगत तंत्र, पदार्थ विज्ञान, शालाक्य तंत्र, क्रिया शरीर, कुमार भट्टी, ये सब्जेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। एक ब्रॉड सब्जेक्ट आपका शल्य तंत्र, शालाक्य तंत्र जितना महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण आपका शल्य तंत्र भी है। शल्य तंत्र से भी एग्जाम में काफी क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शल्य तंत्र में आज जो हम पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं, यंत्र और शस्त्र के बारे में। दो टॉपिक मुख्य रूप से देखेंगे, यंत्र शस्त्र, योग्य विधि, शस्त्र कर्म कितने होते हैं, शल्य चिकित्सक के गुण कितने होते हैं। ये दो टॉपिक हम मेनली देखेंगे आज की क्लास के अंदर आपका। फिर कल की क्लास में हम अग्नि कर्म, क्षार कर्म, आपका जो है जलों का उच्चारण, सिरावेद, इनके बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे। 4 से 5 दिन की क्लास में जो है आपका जो है इस वीक में आपका शल्य तंत्र भी कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स में आज की क्लास की बजाय आज आप समझ लीजिए यंत्र और शस्त्र के बारे में। कल की क्लास में मैं जो है आपको मॉर्निंग में नोट्स शेयर कर दूंगा। शल्य तंत्र में सबसे पहले तो शल्य तंत्र में सामान्य चीजें हम देखेंगे कि भाई शल्य तंत्र ये सुश्रुत संहिता में मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। कहां से आया इसका मुख्य मैटर? सुश्रुत संहिता से। तो सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के पहले अध्याय का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। तो सुश्रुत संहिता के प्रथम अध्याय, सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? वेदोत्पत्ति अध्याय। और उत्तर तंत्र के पहले अध्याय का नाम क्या है? औपद्रविक अध्याय। सुश्रुत संहिता में और हरि संहिता में शल्य तंत्र को अष्टांग आयुर्वेद में पहला स्थान दिया। कुमार भट्ट को भी हमने देखा था, चरक ने किस स्थान पर रखा, सुश्रुत ने किस स्थान पर रखा, वाग्भट ने किस स्थान पर रखा, काश्यप ने अष्टांग आयुर्वेद में किस स्थान पर रखा। यहाँ पे आपके शल्य तंत्र को सुश्रुत संहिता में और हरि संहिता में प्रथम स्थान पर रखा गया है। सुश्रुत संहिता का प्रयोजन क्या है? जैसे हमने आयुर्वेद का प्रयोजन चरक के अनुसार देखा था कि प्रयोजनम चस्य स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आचार्य चरक कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना, चरक स्वास्थ्य रक्षा का प्रथम रूप से उल्लेख करते हैं। जबकि सुश्रुत संहिता में आयुर्वेद का प्रयोजन क्या बतलाया गया है? व्याधि उपसृष्टा नाम, व्याधि परिमोक्ष। आचार्य सुश्रुत पहले व्याधि दूर करने की बात करते हैं, जबकि आचार्य चरक जो है स्वास्थ्य रक्षा को प्रथम रूप से वर्णन किया। आचार्य चरक ने पहले स्वास्थ्य की रक्षा करने का बोला और उसके बाद में जो है आपका रोगी व्यक्ति को रोग को दूर करने का बोला। जबकि सुश्रुत संहिता में व्याधि उपसृष्टा नाम, व्याधि परिमोक्ष, तो व्याधि दूर करने की बात को सुश्रुत संहिता में प्रथम स्थान पर रखा है। अब हमारा जो है पहला टॉपिक आएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण, जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से शल्य चिकित्सक का गुण नहीं है। तो शल्य चिकित्सक के 6 गुण होते हैं। भाई जो सर्जन होता है, भाई सुश्रुत संहिता में पढ़ रहे, सर्जरी के लिए पढ़ रहे, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन है? हमारा शल्य चिकित्सक। जो सर्जन है वो सर्जन के क्या गुण होना चाहिए, वो वेरी एमपी है। तो सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सक के 6 गुणों का वर्णन किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछे शल्य चिकित्सक के कितने गुण बतलाए,
तो सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सक के 6 गुण वर्णन किए गए। भाई 6 गुण कौन कौन से होना चाहिए? तो शल्य चिकित्सक का प्रथम गुण बतलाया गया शौर्य। उसमें डर नहीं होना चाहिए, शौर्य होना चाहिए। सर्जरी करने जा रहे हैं, आप खुद डरोगे तो सर्जरी कैसे करोगे? शौर्यम पहला गुण क्या है शल्य चिकित्सा का? शौर्यम। दूसरा बोला है आशु क्रिया। शल्य चिकित्सा का द्वितीय गुण क्या बतलाया गया है? आशु क्रिया। तीसरा गुण मतलब है शस्त्र तैक्षण्यम। पहला गुण क्या है? शौर्यम, डरना नहीं उसको। दूसरा आशु क्रिया, आप ओपन कर दिया एब्डोमेन और धीरे धीरे काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपका जो अटेंडर है ओटी अटेंडर भी शार्प होना चाहिए, फटाफट उसको भी काम करते आना चाहिए। तो आशु क्रिया फास्ट एक्शन से आपको सर्जरी करना है। शस्त्र तैक्षण्यम, जो इंस्ट्रूमेंट आप सर्जरी में यूज करेंगे वो टोटली आपके अच्छे से स्टरलाइज होना चाहिए, उनकी धार अच्छे से होना चाहिए। नहीं तो आप इंसिजन दे रहे हो और इंसिजन ही लग रहा है। तो तीसरा गुण क्या बतलाया? शस्त्र तैक्षण्यम। चौथा अस्वेद, सर्जन को पसीना नहीं आना चाहिए सर्जरी करते समय। अस्वेद अव्यक्तु, उसको चक्कर भी नहीं आना चाहिए। और असम्मोहस्य, है ना, बेहोश भी नहीं होना चाहिए। तो ये 6 गुण बतलाए गए हैं शल्य चिकित्सक के। 6 गुण आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से भाई? सोरियम, आशु क्रिया, शस्त्र तैक्षण्यम, आपके इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर होना चाहिए, अस्वेद पसीना नहीं आना चाहिए, अव्यक्तु चक्कर नहीं आना चाहिए, और असम्मोहस्य बेहोशी भी नहीं आना चाहिए। ये 6 गुण किसके हैं? शल्य चिकित्सक। एग्जाम में क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है कि शल्य चिकित्सक के गुण कितने? तो 6। निम्न में से शल्य चिकित्सक का गुण नहीं है, उसमें अव्यक्तु की जगह पे व्यक्तु कर देते हैं, अश्वेत की जगह श्वेत कर देते हैं। तो ये 6 गुण आपको याद रखना है। शौर्य है, आशु क्रिया है, शस्त्र तैक्षण्यम है, अस्वेद है, अव्यक्तु है, और आपका जो है असम्मोहस्य। शल्य चिकित्सक के गुण कितने हो गए? 6 गुण। अब हम आगे जाते हैं। तो शल्य चिकित्सक के 6 गुणों के बाद में आपको शस्त्र कर्म कितने होते हैं? तो शस्त्र कर्म सुश्रुत ने 8 माने हैं। कौन कौन से हैं भाई? छेदन है, भेदन, लेखन, वेदन। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन कितने हैं? शस्त्र कर्म सुश्रुत के अनुसार कितने? 8। कौन कौन सा हो गया? छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, 4 ही हो गए। फिर ऐषण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन। ऐषण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन। शल्य शस्त्र कर्म आपसे एग्जाम में पूछे कि सुश्रुत अनुसार कितने? तो सुश्रुत अनुसार शस्त्र कर्म कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? छेदन, भेदन, लेखन, वेदन। फिर ऐषण, ऐषण मतलब प्रोबिंग। ऐषण, आहरण, आहरण मतलब कि किसी चीज को निकालना, बाहर खींच के निकालना। भाई दांत में कोई मल जमा हो गया, कान का मल, दांत का मल, ये आहरण करके हम बाहर निकालते हैं। अश्मरी हो गई आपकी, अश्मरी को भी आहरण करके बाहर निकालते हैं। तो छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, ऐषण मतलब प्रोबिंग, आहरण, फिर विस्त्रावण, और लास्ट आपका सीवन। तो शस्त्र कर्म सुश्रुत के अनुसार कितने? 8। चरक के अनुसार शस्त्र कर्म पूछे तो 6 बतलाए गए हैं। चरक ने कौन से नहीं माने? ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चरक के अनुसार शस्त्र कर्म कितने? तो चरक ने 6 माने। चरक ने कौन सा शस्त्र कर्म का वर्णन नहीं किया? तो चरक ने ऐषण और आहरण का वर्णन नहीं किया है। चरक कौन से 2 नहीं माने? ऐषण और आहरण चरक ने नहीं माने हैं। और वाग्भट के अनुसार पूछे तो वाग्भट के अनुसार शस्त्र कर्म कितने होते हैं? 13। 8 तो जो सुश्रुत ने बतलाए, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विस्त्रावण और सीवन। 8 तो वही है। 5 एक्स्ट्रा माने वाग्भट ने। तो 5 एक्स्ट्रा कौन कौन से माने हैं? उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, घृण और दहन। उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, घृण और दहन, ये 13 शस्त्र कर्म कितने माने? वाग्भट ने माने। उत्पाटन, मंथन, घृण, दहन। घृण को शस्त्र कर्म किसने माना? है ना। उत्पाटन को शस्त्र कर्म में वर्णन किसने किया? कुट्टन का शस्त्र कर्म में वर्णन किसने किया है? तो वाग्भट ने किया। तो वाग्भट के 13 हैं, सुश्रुत के 8 है, चरक के 6 हैं। चरक ने ऐषण और आहरण को नहीं माना। तो पहले शल्य चिकित्सक के गुण, फिर शस्त्र कर्म किसके कितने ये आपको याद होना चाहिए। सुश्रुत के 8 है, चरक के 6 है। चरक ने ऐषण आहरण का वर्णन नहीं किया है। और आपका जो लास्ट वाग्भट ने कितने माने? 13। वाग्भट ने किन 2 का वर्णन नहीं किया है? वाग्भट ने 5 एक्स्ट्रा माने। कौन कौन से? उत्पाटन, कुट्टन,
मंथन, घृण और दहन। उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, घृण और दहन, ये वाग्भट ने एक्स्ट्रा मांगे। तो शस्त्र कर्म कितने होते हैं, शल्य चिकित्सक के गुण कितने होते हैं। अब आती है शस्त्र कर्म की विधि। शस्त्र कर्म कैसे आपको करना है। तो शस्त्र कर्म की विधि के लिए आचार्य सुश्रुत कहते हैं शस्त्र कर्म विधि। शस्त्र कर्म आपको लोमों की अनुलोम दिशा में करना चाहिए। शस्त्र कर्म जो हमारे लोम होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उनकी दिशा में करना है। शस्त्र कर्म लोमों की अनुलोम दिशा में करते हैं। लोमों की अनुलोम दिशा में, लोमों की अनुलोम दिशा में शस्त्र कर्म किया जाता है। और जो इंसिजन देते हैं नॉर्मली कितने अंगुल का होना चाहिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो शस्त्र कर्म लोमों के अनुलोम दिशा में देना चाहिए और 2 से 3 अंगुल लंबा, 2 से 3 अंगुल लंबा वर्ण करना चाहिए। जो इंसिजन देना चाहिए कितना होना चाहिए, 2 से 3 अंगुल लंबा इंसिजन होना चाहिए। इंसिजन या भेदन पूछे कितना होना चाहिए, तो भेदन या इंसिजन कितना होना चाहिए, 2 से 3 अंगुल लंबा होना चाहिए। अब प्रशस्त वेद्यकृत वर्ण के लक्षण क्या है। जो इंसिजन वेद्य लगाए, जो सर्जन लगाए, उसके श्लोक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते कि ये प्रशस्त वेद्य वर्ण का लक्षण है कि अप्रशस्त वेद्य वर्ण का लक्षण। तो प्रशस्त वेद्य वर्ण के लक्षण आचार्य सुश्रुत ने बतलाया है। प्रशस्त वेद्य वर्ण के, वेद्यकृत वर्ण के लक्षण, प्रशस्त वेद्यकृत वर्ण के लक्षण। प्रशस्त वेद्यकृत वर्ण के लक्षण के लिए आचार्य सुश्रुत ने कहा है आयतस्य विशालस्य, आयतस्य विशालस्य सुविभक्तो निराशय, आयतस्य विशालस्य सुविभक्तो निराशय, सुविभक्तो निराशय, सुविभक्तो निराशय, प्राप्त काल आकृतस्यपि वर्ण कर्मणि सस्यते, प्राप्त काल आकृतस्यपि, प्राप्त काल आकृतस्यपि वर्ण कर्मणि शस्यते, प्राप्त काल आकृतस्यपि वर्ण कर्मणि शस्यते। तो वेद्यकृत वर्ण के श्लोक आपको देख के पहचानते आ जाएगा आयतस्य विशालस्य सुविभक्तो निराशय, ये क्या है। तो ये वेद्यकृत वर्ण का लक्षण है ना। शस्त्र कर्म लोमों के अनुलोम दिशा में 2 से 3 अंगुल लंबा इंसिजन देना है आपको। और वेद्यकृत वर्ण के लक्षण क्या बतलाए, आयतस्य विशालस्य सुविभक्तो निराशय, प्राप्त काल आकृतस्यपि वर्ण कर्मणि सस्यते। अब जो है 3 प्रकार, ये शस्त्र कर्म की विधि में हमारे पास 3 प्रकार के छेदन बतलाए गए हैं। तिर्यक छेदन, चंद्राकार छेदन और अर्ध चंद्राकार। ये वेरी आईएमपी टॉपिक, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई गुदा में कौन सा छेदन करते हैं, उपस्थ में कौन सा छेदन करते हैं। भागीरथ, गुदा में और उपस्थ में कौन सा छेदन किया जाता है, चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, तिर्यक छेदन कैसा करते हैं। अर्धचंद्राकार करते हैं सर गुदा उपस्थ में। गुदा में और उपस्थ में हम कौन सा करते हैं, अर्धचंद्राकार। हस्त और पाद में कैसा किया जाता है, चंद्राकार किया जाता है। और आपके जो है बाकी अन्य स्थान का भले याद ना भी करें तो बाकी अन्य स्थान का अगर पूछे तो वहां पे कैसा करना है आपको, तिर्यक छेदन। शस्त्र कर्म की विधि में हमने पहले तो शस्त्र कर्म कैसा करना है, शस्त्र कर्म लोमों के अनुलोम दिशा में करना है, 2 से 3 अंगुल लंबा वर्ण आपको करना है। वेद्यकृत वर्ण के लक्षण क्या है, आयतस्य विशालस्य सुविभक्तो निराशय, प्राप्त काल आकृतस्यपि वर्ण कर्मणि शस्यते, ये आपके वेद्यकृत वर्ण के लक्षण होंगे। फिर आपको छेदन 3 प्रकार के करना है। तिर्यक छेदन, तिर्यक छेदन, चंद्राकार छेदन, चंद्राकार छेदन और अर्धचंद्राकार छेदन। तिर्यक छेदन, चंद्राकार छेदन और अर्ध चंद्राकार छेदन। तो अर्धचंद्राकार और चंद्राकार आपको याद रखना है। बाकी अन्य जगह पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि कक्षा पुष्य में कौन सा करते हैं, तो अन्य जगह पे कोई भी जगह पे अगर नया नाम आएगा तो आपको क्या लगाना है, तिर्यक लगाना। तो चंद्राकार छेदन एक तो हम करते हैं हस्त में और पाद में। हस्त और पाद में कैसा छेदन किया जाता है, चंद्राकार किया जाता है। और गुदा, गुदा में और उपस्थ में, गुदा मतलब आपके एनल के नाम और उपस्थ मतलब आपका पेनिस। गुदा में और उपस्थ में कौन सा छेदन किया जाता है, अर्धचंद्राकार। और बाकी जगह पे कौन सा छेदन करते हैं,
बाकी अन्य जगह पर किसी भी अन्य जगह का नाम आ जाए, कक्षा में, कुक्षी में, वंशन में, कौन सा छेदन, तो अन्य किसी भी जगह का नाम पूछे तो आप कौन सा छेदन लगाएंगे? तिर्यक छेदन लगाएंगे। उदाहरण में उपस्थ में पूछे तो अर्धचंद्र का, हस्त और पाद में पूछे तो चंद्राकार, और लास्ट में आपका जो हमने देखा बाकी अन्य जगह पे कौन सा छेदन करते हैं? तिर्यक छेदन। तो ये आपको देखना है पहले पेज पे। फिर इसके बाद में पहले पेज पे एक चीज और दी गई है, योग्य एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, है ना। एक तो खाली पेट शस्त्र कर्म आपको किस किस में करना है? तो खाली पेट शस्त्र कर्म आपको किस किस में करना है भाई? खाली पेट शस्त्र कर्म मुख रोगों में, मुख रोग, अर्श, मूढ़गर्भ, अश्मरी, है ना, एम ए मामा, है ना, मुख रोग में, अर्श में, मूढ़गर्भ में, अश्मरी में, मामा, और इसके अलावा भगंदर में और उदर रोगों में, भगंदर में और उदर रोगों में भी कैसा शस्त्र कर्म करते हैं? खाली पेट। इसमें आपको एनबीएम पे रखना है पेशेंट को, कुछ भी खाने को नहीं देना। किस किस में? मूढ़गर्भ में, अर्श में, मुख रोगों में, अश्मरी में, भगंदर में और आपके उदर रोगों में। इनमें शस्त्र कर्म कैसा करना है आपको? खाली पेट शस्त्र कर्म करना। तो खाली पेट शस्त्र कर्म आपको इन व्याधियों में करना। कौन कौन सी? मामा, मामा में आपका मूढ़गर्भ, ऐसे अर्श, एम से मुख रोग, ऐसे अश्मरी, बी से भगंदर और यू से उदर रोग, मामा बी यू, मामा बी यू। इसमें आपको कौन सा कैसा करना है? खाली पेट शस्त्र कर्म। और वेरी एमपी आती है योग्य। योग्य का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 10वें अध्याय में किया, एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, योग्य अध्याय। योग्य मतलब एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। आप डायरेक्ट पेशेंट पे सीखने नहीं जाएंगे, पहले आपको कुछ चीजों पे प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बाद में हम डेड बॉडी पे टाका लगाना पहले सीखते हैं और उसके बाद में फिर लाइव पेशेंट पे करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल सर्जरी में कौन सा कर्म, जो अष्टविध शस्त्र कर्म है, किस कर्म की प्रैक्टिस किस पे करना है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं रीना पाटीदार कि मोम युक्त सालमल्ली फलक पर कौन सा कर्म करते हैं? कौन सा कर्म करते हैं मोम युक्त सालमल्ली फलक पर? विश्रावण, विश्रावण करते हैं। मोम युक्त सालमल्ली फलक पर कौन सा कर्म करते हैं? विश्रावण। मृत पशुओं के दांतों पर कौन सा कर्म करते हैं भाई? आहरण, आहरण। मृत पशुओं के दांतों पर कौन सा हो गया? आहरण। मृत पशुओं की सिराओं पर कौन सा करते हैं भारती? सर मे भी बंधन। वेदन। कौन सा करते हैं भाई? मृत वेदन। पशुओं की सिराओं पर वेदन, वेदन नहीं, कौन सा? वेदन करते हैं। वेदन। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन, हालांकि इस टॉपिक से क्वेश्चन कम ही आता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सीधे आएगा कि मोम युक्त सालमल्ली फलक पर कौन सा कर्म की योग्य की जाती है? मृत पशुओं के दांतों पर कौन से कर्म की योग्य की जाती है? मृत पशुओं की सिराओं पर कौन से कर्म की योग्य करते हैं? कमल नाल पर कौन से कर्म की योग्य की जाती है? बिल्व फल पर कौन से कर्म की योग्य की जाती है? तो एक्सपेरिमेंटल आपको सीखना है भाई। छेदन आपको किस पे सीखना है? तो छेदन, सबसे पहले हम छेदन देखेंगे। शस्त्र कर्म में पहला कर्म हमारा क्या है? छेदन। इसको उत्कर्तन और परिकर्तन भी कहते हैं। छेदन को सर उत्कर्तन। एक मिनट सर, जो योगी सूत्री अध्याय है वो शायद 9वां अध्याय है, हाँ, हो 10वां नहीं सकता है। है। सुश्रुत संहिता का 9वां 10वां अध्याय है। 9वां है सर। ठीक है। तो छेदन आपको किस किस पे करना है भाई? छेदन को उत्कर्तन और परिकर्तन भी कहते हैं। छेदन हम किस पे करते हैं? छेदन हम करते हैं अलाबु। अलाबु मतलब लौकी। अलाबु, त्रपुष मतलब ककड़ी, कालिंदर, कालिंदिक मतलब तरबूज, और एवारू। अलाबू पे, त्रपुष पे, कालिंदिक और एवारू। अलाबू, त्रपुष, कालिंदिक और एवारू, इन पे हम क्या कर्म सीखते हैं?
इन पे हम सीखते हैं छेदन। छेदन को उत्कर्तन या परिकर्तन कहते हैं। भेदन की प्रैक्टिस आपको किस पे करना है? तो भेदन की प्रैक्टिस करना है वस्ती, द्रति और प्रसेवक पर। वस्ती, द्रति और प्रसेवक पर। वस्ती, द्रति और प्रसेवक पर एक कौन सा कर्म करते हैं? तो वस्ती, द्रति, प्रसेवक पर हम कौन सा कर्म करते हैं? भेदन। लेखन, रोम युक्त चर्म पर स्कार्पिंग। रोम युक्त चर्म पे हम कौन सा कर्म करते हैं? लेखन। रोम युक्त चर्म पर हम कौन सा कर्म करते हैं भाई? लेखन। पहले 3 हो गए शुरुआत के, क्या क्या है? अलाबू पे, त्रपुष पे, एवारू पे, कालिंदिक पर हम छेदन करते हैं। वस्ती पे, द्रति पे, प्रसेवक पर हम कौन सा कर्म करते हैं? भेदन। और रोम युक्त चर्म पर हम कौन सा कर्म करते हैं? लेखन। फिर आता है आपका लेखन हो गया, इसके बाद आता है वेदन। वेदन किस पे करना है भाई? आपको मृत पशुओं की सिरा और कमल नाल पर आपको ड्रिप लगाना सीखना है, बॉटल लगाना सीखना है। तो आप किस पे सीखेंगे? कमल नाल भी मूवेबल होता है। जैसे हमारी वेंस, जब हम बॉटल लगाने जाते हैं तो कई बार बॉटल आउट हो जाती है, क्योंकि वेंस भी हमारी क्या होती है? मांस की सीट में होती है, मांस धारा कला में होती है, तो वो भी मूवेबल होती है। तो वेदन की प्रैक्टिस आपको मृत पशुओं की सिरा पर, मृत पशुओं की सिरा, मृत पशुओं की सिरा पर और कमल नाल पे करते हैं। मृत पशुओं की सिरा और कमल नाल पे हम कौन सा कर्म करना सीखते हैं? इस पे हम सीखते हैं आपका वेदन। मृत पशुओं की सिरा और कमल नाल पे क्या सीखते हैं? वेदन। वेदन के बाद में आता आपका एशन। एशन मतलब प्रोबिंग। प्रोबिंग, प्रोबिंग हम किस पे सीखेंगे? तो प्रोबिंग हम सीखेंगे तो घूणयुक्त काष्ठ, घूणयुक्त काष्ठ, कमलनाल, गुणयुक्त काष्ठ, कमलनाल और तुम्बी मुख पर। गुणयुक्त काष्ठ, कमलनाल पर और तुम्बी मुख पर। गुणयुक्त काष्ठ, कमलनाल और तुम्बी मुख पर हम क्या सीखते हैं? आहरण। सॉरी, क्या सीखते हैं? ऐशन। गुणयुक्त काष्ठ, कमलनाल और तुम्बी मुख पर हम क्या सीखते हैं? ऐशन। ऐशन के बाद में आता आपका आहरण। आहरण किस पे सीखते हैं? आहरण आपका सीखते हैं पनस, बिल्व फल। मतलब कोई भी चीज खींच के निकालना है, बाहर मतलब आपके पास आना चाहिए, तो कितना प्रेशर आपको जरूरत है? बिल्व का फल तोड़ने में कितना प्रेशर लग रहा है? तो प्रेशर की प्रैक्टिस है कुल मिलाकर। तो पनस, बिल्व फल, पनस, बिल्व फल और आपका जो है मृत पशुओं के दांतों पर, मृत पशुओं के दांतों पर, पनस पर, बिल्व फल पर, इन पे हम आपका कौन सा कर्म सीखते हैं? आहरण। कौन कौन से हो गए भाई? मृत पशुओं की सिरा पे और कमलनाल पे कौन सा हो गया? वेदन। गुणयुक्त काष्ठ, कमलनाल और तुम्बी मुख पर क्या सीखते हैं? ऐशन। पनस, बिल्व फल, बिंबी फल, पनस, बिल्व फल, बिंबी फल और मृत पशुओं के दांतों पर, पनस, बिल्व फल, बिंबी फल और मृत पशुओं के दांतों पर कौन सा कर्म सीखते हैं? आहार। और लास्ट आपका आता है विश्रावण। विश्रावण हम किस पे करते हैं? ये भी वेरी एमपी, यहां तक क्वेश्चन आते हैं विश्रावण तक। तो विश्रावण हम किस पे सीखते हैं? मोम युक्त सालमल्ली फलक पर। मोम युक्त सालमल्ली फलक पर हम कौन सा कर्म सीखते हैं? मोम युक्त सालमल्ली फलक पर हम कौन सा कर्म करते हैं? तो मोम युक्त सालमल्ली फलक पर आपका कौन सा कर्म करते हैं? मोम युक्त सालमल्ली फलक पर हम कौन सा कर्म करते हैं भाई? ये हम करते हैं विश्रावण। तो शुरुआत के 8 कौन कौन से हैं? एक तो हमने देखा छेदन, अलाबू, त्रपुष, कालिंदिक, एवारू, इन पे छेदन। वस्ती, द्रति, प्रसेवक पर क्या करते हैं? भेदन। रोम युक्त चर्म पे क्या करते हैं? लेखन। फिर उसके बाद में हमने देखा मृत पशुओं की सिरा और कमलनाल पे क्या करते हैं? वेदन। गुणयुक्त काष्ठ, कमलनाल, तुम्बी मुख। गुणयुक्त काष्ठ, कमलनाल और तुम्बी मुख पर हम क्या सीखते हैं? ऐशन। पनस, बिल्व फल, बिंबी फल और मृत पशुओं के दांतों पर क्या सीखते हैं? आहरण। और लास्ट हमने देखा मोम युक्त सालमल्ली फलक पर हम क्या सीखते हैं? मोम युक्त सालमल्ली फलक पर हम क्या सीखते हैं? विश्रावण। इसके अलावा एक कर्ण संधि बंधन पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, C1 पर पूछ लेते हैं। तो C1 आपको टाके लगाने की प्रैक्टिस करना है। तो सूक्ष्म वस्त्र, जो कपड़ा है पतला, सूक्ष्म वस्त्र या मृदुमांस, मृदुमांस चर्म पर, मृदुमांस चर्म या फिर सूक्ष्म वस्त्र पे आपको क्या सीखना है? टाके लगाना, C1। और कर्ण संधि बंधन मेरी है, कर्ण संधि बंधन
में आपका जो है मृदुमांस चर्म और कमल नल, मृदुमांस चर्म और कमल नल, इस पर हम सीखते हैं। मृदुमांस चर्म और कमल नल पे हम क्या सीखते हैं? कर्ण संधि बंधन। तो कमल नल 3 जगह पे आया आपका, क्या क्या है? वेदन में है, ऐशन में है और आपका कर्ण संधि बंधन। कमल नल 3 जगह पे यूज आता है, वेदन, ऐशन और कर्ण संधि बंधन। वेदन, ऐशन और कर्ण संधि बंधन, ये तीनों कर्म की प्रैक्टिस की जाती है। किस पे की जाती है? निम्न में से कौन सा कर्म कमल नाल पर नहीं किया जाता? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो 3 कर्म करते हैं, वेदन की प्रैक्टिस सीखते हैं, ऐशन की प्रैक्टिस सीखते हैं और कर्ण संधि बंधन की प्रैक्टिस भी हम किस पे सीखते हैं? कमल नाल पे सीखते हैं। तो ये आपका पहले पेज पे जो दिया हुआ टॉपिक हम लोगों ने देखा, इसका रिवीजन लेके हम आगे यंत्र में जाएंगे, शस्त्र में जाएंगे। तो क्या क्या देखा हमने पहले पेज पे? एक तो सुश्रु संहिता के पहले अध्याय का नाम वेदोत्पत्ति अध्याय है। सूत्र स्थान के पहले अध्याय का नाम वेदोत्पत्ति अध्याय है। आर्य संहिता सुश्रु संहिता में शल्य तंत्र को प्रथम स्थान पे रखा है। सुश्रु संहिता में आयुर्वेद का प्रायोजन क्या बतलाया? व्याधि नाम व्याधि परिमुक्ष, ये सुश्रु संहिता में आयुर्वेद का प्रायोजन। फिर शल्य चिकित्सक के गुण हमने देखे 6 होते हैं, सोरियम, आशु क्रिया, शस्त्र तीक्ष्ण्यम, अस्वेद, अव्यक्तु, असमोह। ये शल्य चिकित्सक के 6 गुण हमने देखे। फिर शस्त्र कर्म कितने होते हैं? तो शस्त्र कर्म सुश्रुत के 8 होते हैं, छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, विस्त्रावण, आहरण और सीवन। ये 8 शस्त्र कर्म किसने बतलाया? सुश्रुत ने। चरक ने ऐशन आहरण का वर्णन नहीं किया है। वाग्भट ने 5 एक्स्ट्रा माने, उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन। उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण, दहन का वर्णन किसने किया है? आपके उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण का दहन किसने किया है? आपके वाग्भट ने किया। फिर शस्त्र कर्म की विधि हमने देखी। तो शस्त्र कर्म की विधि में हमने क्या देखा कि भाई शस्त्र कर्म लोमों की अनुलोम दिशा में करना चाहिए। कैसा करना चाहिए? शस्त्र कर्म लोमों के अनुलोम। जब हम लेप लगाते हैं, जब हम लेप भेषज कल्पना में पढ़ते तो लेप लोमों की प्रतिलोम दिशा में लगाया जाता है। शस्त्र कर्म लोमों की अनुलोम दिशा में करते हैं और 2 से 3 अंगुल लंबा वर्ण आपको करना चाहिए, ये हमने देखा। व्यक्तिकृत वर्ण का लक्षण हमने देखा, आयतस्य विशालस्य सुविभक्तो निराशय प्राप्त काल अकृतस्यपि वर्ण कर्मणि सस्यते। ये लक्षण किसके लिए बतलाया गया है? ये लक्षण किसके लिए बतलाया गया भाई? आपके व्यक्तिकृत वर्ण का लक्षण है। फिर हमने देखा छेदन 3 प्रकार के देखे। अर्धचंद्राकार छेदन गुदा में उपस्थ में करते हैं, चंद्राकार छेदन हम हस्त और पाद में करते हैं और बाकी जगह पे हम कैसे छेदन करते हैं? तिर्यक छेदन। खाली पेट शस्त्र कर्म मुख रोगों में, अर्श में, अश्मरी में, मूड गर्भ में, उदर रोगों में, भगंदर में हम कैसा कर्म करना है? एनबीएम में पेशेंट को रखना है, खाली पेट शस्त्र कर्म करना है। फिर हमने देखा योग्यान। योग्या मतलब क्या है? एक्सपेरिमेंटल सर्जरी। हमको सर्जरी पहले सीखना है। तो छेदन कर्म को उत्कर्तन परिकर्तन कहते हैं। इसका कर्म हमको सीखना चाहिए किस पे? अलाबू पे, त्रपुष पे, एवारू पे, कालिंदिक पे। इसको हमको सीखना चाहिए किसको? छेदन को। भेदन हमको किस पे सीखना चाहिए? वस्ती, दर्दी और प्रसेवक पर। वस्ती, दर्दी, प्रसेवक पर कौन सा कर्म सीखना चाहिए? भेदन। रोम युक्त चर्म पर कौन सा कर्म सीखना चाहिए? लेखन। वेदन, मत पशुओं की सिरा और कमल नाल पे वेदन सीखना चाहिए। गुणयुक्त काष्ठ, कमल नाल, तुम्बी मुख पर कौन सा कर्म सीखना चाहिए? ऐशन। पनस, बिल्व फल, बिंबी फल, मृत पशुओं के दांतों पर आहरण। मोम युक्त सालमल्ली फल पर विश्रावण। मृदु मांस चर्म और सूक्ष्म वस्त्र पर सीवन और कमल नाल पर और मृदु मांस खंड पर हम कर्ण संधि बंधन भी करते हैं। कमल नाल पे 3 कर्म हमने देखे, वेदन, ऐशन और कर्ण संधि बंधन। व्यक्त। तो ये हमारा पहला पेज का टॉपिक है। दूसरे पेज पे हम जाते हैं तो वेरी एंड पे आपका यंत्र। कोई भी एग्जाम हो, एक क्वेश्चन यंत्र और एक क्वेश्चन शस्त्र से नॉर्मली पूछा ही जाता है ना? नॉर्मली एक क्वेश्चन यंत्र से और एक क्वेश्चन शस्त्र से पूछा ही जाता है। तो अगला टॉपिक हमारा रहेगा यंत्र। है ना? जैसे हमने लेप देखा कि लेप कैसा लगाना है? लोमों की प्रतिलोम दिशा में। सारंगधर ने लेप के कितने प्रकार माने हैं? युक्ति तिवारी, डॉक्टर साहब
यस सर। सारंग धरने लेप की मुखा लेप के कितने प्रकार माने? मुखा लेप, मुख पे लगाने वाले। सारंग धरने, सारंग धरने नहीं याद आ रहा सर। सर 3 3 बताओ कौन? विषग्न कौन? वर्ण विषग्न वर्णकर। विषग्न विषग्न है। हाँ, तीन माने सर। एक नहीं ध्यान आ रहा। दोषग्न, विषग्न और वर्णकर बताएंगे सर। हाँ दोषग्न, हाँ दोषग्न, विषग्न और वर्णकर, इनकी मोटाई पूछते हैं एग्जाम में कि दोषग्न मुखालेप की सारंगधर के अनुसार मोटाई कितनी होती है, विषग्न की विषग्न मुखालेप की मोटाई कितनी होती है और वर्ण के मुखालेप की मोटाई कितनी होती है? कितनी होती है? 3/4 होती है वर्णकर की। 3/4 अंगुल, हाँ। सबसे कम होती है दोषग्न की, फिर वर्ण सबसे ज्यादा मोटा होता है ऐसे वर्णकर। क्रम से शायद, क्रम से ऐसा था क्या सर? 1/4, 1/3 1/8 और 1/6 और 1/4 3/4 सब। दोषग्न की होती है, दोषग्न, विषग्न और वर्णकर, ये क्रम है आपका। दोषग्न, विषग्न और वर्णकर, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो दोषग्न की जो मोटाई होती है 1/4, 1/3 और 1/2। 1/4 दोषग्न, 1/3 यही बताया था सर। विषग्न, कितना होता है? 1/2 होता है। यही तो बताया था सबसे सर पहले हम मैंने। यंत्र में जा रहे हैं। तो यंत्र के लिए हम बात करें तो यंत्र जो होते हैं भाई, सुश्रुत यंत्र, पहले यंत्र क्या होता है? तो मन शरीर बाधकारणी सल्यानी, मन और शरीर को जो बांधा पोचा है उसको हम शल्य कहते हैं। तेषाम आहार उपयोग यानी, और इन शल्य को निकालने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? यंत्र कहते हैं। अब यंत्र कितने होते हैं? तो सुश्रुत के अनुसार यंत्र की संख्या बतलाई 101। सुश्रुत ने यंत्र कितने माने भाई? यंत्र जो मन शरीर बाधकारणी सल्यानी तेषाम आहार उपयोग यानी, जो मन शरीर को बांधा पोचा है, कोई भी पोचा सकता है, वो आपके लिए शल्य है, आपका मित्र भी आपका शल्य हो सकता है। तो जो मन शरीर को बांधा पोचा है उसको हम शल्य कहते हैं, और उनको निकालने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यंत्र। तो सुश्रुत ने यंत्र की संख्या कितनी मानी है? सुश्रुत के अनुसार यंत्र होते हैं 101, और वाघभट के अनुसार 116 होते हैं, या फिर असंख्य भी बतलाया। वाघभट के अनुसार अष्टांग संग्रह, वाघभट के अनुसार 116 भी होते हैं और असंख्य भी होते हैं। ठीक है, अब इनकी एग्जाम में संख्या पूछते हैं। कर्ण नासाग्र शल्य को निकालने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? अस्थि विदत शल्य को निकालने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्रिया सोकार्य कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सलाह का इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि भाई नासार्बुद हरणार्थ कौन सी सलाका का प्रयोग, स्त्रोतगत शल्य को निहरण के लिए कौन सी सलाका का प्रयोग। इस साल की एआईपीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अंकुशमुखी सलाका किस कर्म के लिए प्रयोग की जाती है? अंकुशमुखी किस कर्म के लिए प्रयोग की जाती है? डॉक्टर शुक्ला ललावा जी। डॉक्टर शुक्ला ललावा जी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? तो पहले तो संख्या हमने देखी, बस सुश्रुत ने 101 माने हैं, वाघभट ने 116 और असंख्य माने हैं। अब जो 6 प्रकार बतलाए, प्रकार कितने होते हैं? 6 प्रकार। कितने हैं भाई? 6। स्वस्तिक, स्वस्तिक यंत्र, सदंश यंत्र, स्वस्तिक सदंश ताल, नाड़ी, सलाका और उपयंत्र। ताल, नाड़ी, सलाका और उपयंत्र, ये 6 प्रकार होते हैं। स्वस्तिक, सदंश, ताल, नाड़ी, सलाका और उपयंत्र। स्वस्तिक, सदंश, ताल, नाड़ी, सलाका और उपयंत्र, ये 6 प्रकार बतलाए। किसके बतलाए हैं भाई? ये आपके कितने प्रकार बतलाए हैं? 6 प्रकार। तो स्वस्तिक यंत्र, सदंश, ताल, नाड़ी, सलाका, उपयंत्र, इनकी संख्या पूछ लेते हैं, कितनी कितनी संख्या में होते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार
24 2 2, 24 2 2, 20 28 25, 24 2 2, 20 28 25। स्वस्तिक सदन ताल नाड़ी सला का उपयंत्र, स्वस्तिक सदन ताल नाड़ी सला का उपयंत्र कितना है? 24 2 2, 20 28 25, 24 2 2, 20 28 25। ये सुश्रुत के अनुसार। वाग्भट के अनुसार संख्या पूछे तो 24 4 2, 24 4 2, 23 34 29, 24 4 2, 23 34 29। तो वाग्भट के अनुसार संख्या आपको अलग याद रखना। कई बार क्वेश्चन वाग्भट के अनुसार ओनली संख्या पूछ लेते हैं कि वाग्भट के अनुसार सदन से यंत्र कितने, वाग्भट के अनुसार नाड़ी यंत्र कितने, वाग्भट के अनुसार सलाका यंत्र कितने, वाग्भट के अनुसार उपयंत्र कितने। तो आपको यहाँ पे यह अष्टांग संग्रह का है मेनली। अष्टांग संग्रह के अनुसार 24 4 2, 23 34 29 और सुश्रुत के अनुसार कितने हैं भाई? 24 2 2, 20 28 25, 24 2 2, 20 28 25 और 24 4 2, 23 34 29 संख्या हो गई। संख्या के बाद इनकी लंबाई पूछ लेते हैं कई बार कि कितनी कितनी लंबाई होती है। तो लंबाई इसकी जो होती है 18 अंगुल। स्वस्तिक यंत्र की लंबाई पूछे तो 18 अंगुल, सदन की पूछे तो 16 अंगुल और ताल यंत्र की लंबाई पूछे तो 12 अंगुल। बाकी क्या है? बाकी की लंबाई कैसी होती है? आवश्यकता अनुसार होती है। बाकी की लंबाई कैसी होती है भाई? आवश्यकता अनुसार। तो पहले तो हमने नाम, फिर संख्या, फिर लंबाई, फिर इनका कर्म एग्जाम में, मेरी एमपी कर्म पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कर्म भी आपको याद होना चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है चार्ट से, फिर हम एक एक का डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। तो पहले तो आपको चार्ट याद। कर्म तो स्वस्तिक यंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। पशु जो इंस्ट्रूमेंट आपके दिखाई देंगे, पूछ के मुख ऐसे होते हैं जैसे पशुओं के मुख, पूछ के मुख ऐसे होते हैं जैसे पक्षियों के मुख हो। तो स्वस्तिक यंत्र जो होते हैं ये 24 होते हैं, जिसमें 9 पशु मुख वाले होते हैं और 15 पक्षी मुख वाले होते हैं। 9 पशु मुख और 15 पक्षी मुख वाले। अस्थि विदष्ट शल्य को निकालने के लिए, अस्थि में शल्य है, ठीक चला गया भाई। अस्थि विदष्ट शल्य को निकालने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अस्थि विदष्ट शल्य को निकालने के लिए, अस्थि में से शल्य को निकालने के लिए कौन सा यंत्र? स्वस्तिक यंत्र। सदन से यंत्र आपसे पूछे तो त्वचा मांस सिरा स्नायु व शल्य को निकालने के लिए, त्वचा मांस सिरा स्नायु व शल्य को निकालने के लिए, त्वचा मांस सिरा स्नायु व शल्य को निकालने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? सदन से यंत्र का प्रयोग करते हैं। फिर वेरी एमपी कई बार क्वेश्चन है कि कर्ण नासा नाड़ीगत शल्य को निहरण के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो कर्ण नासा नाड़ीगत शल्य को निकालने के लिए, कर्ण नासा नाड़ियों में शल्य हो, कर्ण नासा नाड़ीगत शल्य को निकालने के लिए कौन सा है? ताल यंत्र। फिर नाड़ी यंत्र का काम अलग अलग है भाई। नाड़ी यंत्र जो होता है ये एक मुख वाला भी होता है, 2 मुख वाला भी होता है। तो नाड़ी यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से रोग दर्शन के लिए, आपको कोई आचूषण करना है तो रोग दर्शनार्थ, आचूषणार्थ, क्रिया सोकारी, ये इसके इन कर्म के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? नाड़ी यंत्र। रोग दर्शनार्थ, आचूषणार्थ, रोग दर्शनार्थ, आचूषणार्थ, क्रिया सोकारी, रोग दर्शनार्थ, आचूषणार्थ और क्रिया सोकारी, क्रिया सोकारी। सलाका यंत्र का प्रयोग क्षार कर्म, अग्नि कर्म करते हैं और उपयंत्र नॉर्मल, जहां पे हम शस्त्र हमारे पास ना हो, यंत्र ना हो, तो वहां पे हम उपयंत्र का प्रयोग करते हैं। तो पहले तो ये चार्ट याद होना चाहिए। यंत्र में आपको प्रकार संख्या पूछे तो 101 होती है। वाग्भट के अनुसार 116 असंख्य होते हैं। प्रकार 6 होते हैं, स्वस्तिक, सदंश, ताल, नाड़ी सला का उपयंत्र। क्रम से याद होना चाहिए तो संख्या भूल जाएंगे। स्वस्तिक, सदंश, ताल, नाड़ी सला का उपयंत्र। फिर इसके बाद में इनकी संख्या के बाद में इसके हमने देखी नाम के बाद संख्या देखी। तो सुश्रुत के अनुसार 24 2 2, 20 28 25, 24 2 2, 20 28 25। वाग्भट के अनुसार 24 4 2, 23 34 29, है ना। कुल मिला के आपको 15 बढ़ाना है। तो 24 4 2, 2 तो आपने कौन से बढ़ा दिए? सदंश। 3 आपने नाड़ी बढ़ा दी, 3 और 2 5। आपने सलाका कितने बढ़ाए? 6, 34 कर दिए। 28 से कितने कर दिए? 34। तो 6 और 5 11 और लास्ट में आपका 29। 29 मतलब कि 4 यहाँ पे बढ़ा है, तो 11 और 4 15। तो 24 4 2, 23 34 29। ये वाग्भट के अनुसार हमने देखा। लंबाई 18 अंगुल, 16 अंगुल, 12 अंगुल और आवश्यकता अनुसार।
अस्थिविदध शल्य को निकालने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो अस्थिविदध शल्य को निकालने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं भाई? स्वस्तिक यंत्र। त्वचा मांस शिरा स्नायु में शल्य हो तो कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं? त्वचा मांस शिरा स्नायु में शल्य हो तो कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं भाई? त्वचा मांस शिरा स्नायु में सदंश यंत्र का। कर्ण नासा नाड़ीगत शल्य हो तो ताल यंत्र का प्रयोग। रोग दर्शनार्थ आचूषणार्थ क्रिया सुकारी कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? नाड़ी यंत्र। क्षार कर्म अग्नि कर्म के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? सलाका यंत्र। और जहां शस्त्र यंत्र हमारे पास ना हो तो वहां पे हम उपयंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमने 4 देखा। अब एक एक के बारे में देखेंगे डिस्क्रिप्शन। इसमें एक एक के डिस्क्रिप्शन में लगभग यही चीजें आएगी। मेनली आपको सलाका यंत्र जो बतलाए गए हैं वेरिएंट कितने 28 वो महत्वपूर्ण है। वहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। इस साल की आईपीडीटी में पूछा था अंकुश उनकी सलाका का प्रयोग किस कर्म के लिए? इनकी संख्या और इनका कर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक एक यंत्र के बारे में हम देखते जाते हैं। सबसे पहले स्वस्तिक देखते हैं। स्वस्तिक में आपको नया कुछ भी नहीं मिलेगा। स्वस्तिक यंत्र की संख्या हमने देखी ली कितनी है? 24। लंबाई कितनी है भाई? 18 अंगुल। संख्या कितनी हो गई? 24। लंबाई कितनी हो गई? 18 अंगुल। 18 में संख्या 24 में 9 तो आपके पशु मुख वाले होते हैं और 15 आपके कैसे होते हैं? पक्षी मुख वाले। जो पशु मुख वाले होते हैं वो दृश्य शल्य के निहरण में, जो शल्य आपको दिखाई दे रहा है दृश्य शल्य के निहरण में आपका कौन सा है? पशु मुख। और गुड़ शल्य मतलब ऐसा शल्य जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, बाहर से डीप में जाएगा, इंस्ट्रूमेंट आपका डीप में जाएगा और वहां से निकाल के लाएगा। तो गुड़ शल्य के निहरण में आपका कौन सा है? पक्षी मुख मतलब मेनली कौन सा? कंकमुखी यंत्र। मेनली कौन सा? गुड़ शल्य के निहरण में कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कंकमुखी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसको प्रधान यंत्र भी बोलते हैं। कंकमुखी यंत्र को प्रधान यंत्र भी कहा गया है। प्रधान यंत्र पूछे तो कंकमुख, प्रधानतम यंत्र पूछे तो प्रधानतम यंत्र है आपका हस्त। बिना हाथ के तो आप यंत्र पकड़ ही नहीं पाएंगे ना बोस। तो प्रधानतम यंत्र पूछे तो हस्त, प्रधान यंत्र पूछे तो कौन सा है? कंकमुखी यंत्र। और अस्थिविदध शल्य को निकालने के लिए, अस्थि शल्य हो तो उसको निकालने के लिए, अस्थिविदध शल्य को निकालने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? स्वस्तिक यंत्र। स्वस्तिक यंत्र की 4 संख्या वही आई है। संख्या इसकी 24 है, लंबाई इसकी 18 अंगुल है। 24 में से 9 आपके पशु मुख वाले होते हैं, 15 आपके पक्षी मुख वाले होते हैं। दृश्य शल्य के निकालने के लिए पशु मुख, गुड़ शल्य को निकालने के लिए पक्षी मुख में भी मेनली कंकमुख। प्रधानतम यंत्र पूछे तो हस्त, प्रधान यंत्र पूछे तो कंकमुख यंत्र। और अस्थि में स्थित शल्य को निकालने के लिए आपका कौन सा प्रयोग किया जाता है? स्वस्तिक यंत्र प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम जाते हैं, आपका आता है सदंश यंत्र। दूसरा आपका कौन सा आता है? सदंश यंत्र। सदंश यंत्र की भी संख्या हम देखते हैं। सदंश यंत्र सुश्रुत ने कितने माने भाई? 2 माने। और वाग्भट ने कितने माने? 4। सुश्रुत के अनुसार कितने भाई? 2। वाग्भट के अनुसार कितने हैं? 4। सुश्रुत ने 2 प्रकार बतलाए, सनिग्रह और अनिग्रह। सनिग्रह अनिग्रह किसने प्रकार बतलाए? वाग्भट ने, सुश्रुत ने। वाग्भट ने भी ये 2 प्रकार ही बतलाए इनको, लेकिन इनको 4 नाम दे दिए। सुश्रुत के अनुसार संख्या 2 है, वाग्भट के अनुसार 4 है। सुश्रुत ने 2 प्रकार माने, सनिग्रह और अनिग्रह। वाग्भट ने सनिग्रह अनिग्रह 16 अंगुल लंबा, सनिग्रह अनिग्रह 16 अंगुल लंबा और सनिग्रह अनिग्रह 6 अंगुल लंबा। सनिग्रह अनिग्रह 16 अंगुल लंबा और सनिग्रह अनिग्रह 6 अंगुल लंबा। ये मेरी एमपी। वाग्भट ने 4 प्रकार माने हैं, जिसमें सनिग्रह अनिग्रह 2 भेद तो ये 16 अंगुल लंबा वाले और सनिग्रह अनिग्रह 6 अंगुल लंबे वाले। और जो 6 अंगुल लंबे वाले होते हैं उसी को मुचुंडी यंत्र नाम किसने दिया? तो जो 6 अंगुल लंबे वाले सदंश यंत्र होते हैं उसी को क्या नाम दिया? मुचुंडी यंत्र। मुचुंडी यंत्र किसको कहते हैं? तो जो 6 अंगुल लंबे सनिग्रह अनिग्रह सदंश यंत्र होते हैं उसको क्या नाम दिया? मुचुंडी। और इसका प्रयोग भी पूछते हैं। जो 16 अंगुल लंबा वाला उसका तो त्वचा मांस शिरा स्नायु को शल्य को निकालने में प्रयोग करते हैं। और जो आपका 6 अंगुल लंबा है वो सूक्ष्म शल्य के निहरण में और गंभीर वर्ण में मांस को निकालने के लिए, सूक्ष्म शल्य के निहरण में मुचुंडी यंत्र का प्रयोग पूछे तो सूक्ष्म शल्य के निहरण में, सूक्ष्म शल्य के
निहरण और गंभीर वर्ण से मांस को निकालने के लिए, गंभीर वर्ण से मांस आपको निकालना है तो वहां आपको मुचुंडी यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। लंबाई इसकी कितनी होती है भाई? 16 अंगुल। लंबाई इसकी कितनी होती है? 16 अंगुल। और त्वचा मांस सिरा स्नायु व शल्य को निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। त्वचा मांस सिरा स्नायु व शल्य को निकालने में इसका प्रयोग करते, किसका? मुचुंडी यंत्र, आपका सदस्य यंत्र। तो सदस्य यंत्र की संख्या 2, वाग्भट के अनुसार 4। सुश्रुत ने 2 प्रकार माने, सनिग्रह अनिग्रह। वाग्भट ने 4 प्रकार माने, स्वनिग्रह अनिग्रह। 16 अंगुल लंबा त्वचा मांस सिरा स्नायु को शल्य के निकालने के लिए, सनिग्रह अनिग्रह 6 अंगुल लंबा, जिसको मुचुंडी नाम दिया। यह सूक्ष्म शल्य के निहरण में और गंभीर वर्ण से मांस निकालने में इसका प्रयोग करते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? 16 अंगुल। सदंश यंत्र के बाद में आता आपका स्वस्तिक हो गया, सदंश हो गया, आता आपका ताली यंत्र। अब कौन सा आता है? आपका ताली यंत्र आता है। तो ताली करें हम तो ताली यंत्र की संख्या सुश्रुत ने भी 2 मानी है और आपके वाग्भट ने भी 2 मानी, दोनों ने 2-2 मानी। 24 2-2, इधर 24 4-2, तो ताली यंत्र दोनों ने ही 2-2 माने हैं। लंबाई इसकी पूछे तो लंबाई इसकी कितनी होती है भाई? 12 अंगुल। लंबाई कितनी होती है? 12 अंगुल होती है। और कर्ण नासा के शल्य को निकालने के लिए, कर्ण नासा और नाड़ी के शल्य को निकालने के लिए, कर्ण नासा नाड़ी के शल्य को निकालने के लिए आपका कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? कर्ण नासा और नाड़ी के शल्य को निकालने के लिए आपका कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? ताली यंत्र। कर्ण नासा और नाड़ी के शल्य को निकालने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं? ताली यंत्र। तो शुरुआत के 3 हो गए, स्वस्तिक, सदंश, ताल, है ना। 2-2 प्रकार है। लंबाई कितनी है? 12 अंगुल। और कर्ण नासा नाड़ी के शल्य को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? ताल यंत्र का। 2 प्रकार होते हैं, एक ताल और द्विताल। मछली के तालू के समान दिखाई देते हैं, इसलिए इसके 2 प्रकार है, एक ताल और द्विताल। अब आता आपका वेरी आईएमपी, नाड़ी यंत्र। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण आपका यंत्र में सलाखा यंत्र। तो नाड़ी यंत्र सुश्रुत ने कितने माने भाई? 20। सुश्रुत के अनुसार मूल पूछे, ये मेनली 20 संख्या तो डलन की है। सुश्रुत ने जो मेन संहिता में बतलाए वो कितने बतलाए? 12। और डलन के अनुसार मेनली जो होते हैं टीकाकार के अनुसार 20 है, लेकिन हम 20 की संख्या मान के चलते हैं। नॉर्मली जब भी क्वेश्चन आता है तो 20 ही मानी गई है अभी तक संख्या, लेकिन स्पेशल क्वेश्चन आए कि सुश्रुत के अनुसार नाड़ी यंत्र कितने और ऑप्शन में 20 ना हो तो फिर हमको 12 लगाना है, लेकिन ऑप्शन में 20 हो तो 20 ही आंसर सही माना जाता है। तो ये तो हो गई। और वाग्भट के अनुसार इनकी संख्या कितनी है? 23। वाग्भट के अनुसार कितनी है? 23। लंबाई इसकी कुछ भी नहीं बतलाई, लंबाई इसकी आवश्यकता अनुसार बतलाई है। लंबाई कैसी होती है? आवश्यकता अनुसार। कर्म इसके वैरिएंट है, जैसे हमने कर्म देखे एक एक के। अस्थिविदर शल्य के लिए स्वस्तिक यंत्र, त्वचा मांस सिरा स्नायु के लिए सदंश यंत्र, कर्ण नासा नाड़ीदर शल्य के लिए आपका ताली यंत्र। ऐसे इसका कर्म रोग दर्शन के लिए, ये भाई फुकनी जैसा होता है, दोनों तरफ छेद होते हैं, तो रोग दर्शन आप देखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। रोग दर्शन, आचुष्णार्थ और क्रिया सोकारी, इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्रिया सोकारी किस यंत्र का गुणकर्म है? तो क्रिया सोकारी स्पेशली याद रखना, क्रिया सोकार्य ये किसका गुणकर्म है? नाड़ी यंत्र का। रोग दर्शन के लिए आचूषण कर सकते हैं भाई, दोनों तरफ छेद है। और तीसरा क्रिया सोकार्य कर्म पूछे किसका है, तो क्रिया सोकार्य कर्म किसका बतलाया गया आपका? किसका कर्म है भाई? नाड़ी यंत्र का। संख्या 20 है। सुश्रुत के अनुसार 12 है, डलन के अनुसार 20 है, वाग्भट के अनुसार 23 है। लंबाई आवश्यकता अनुसार है। कर्म रोग दर्शन, आचुष्णार्थ, क्रिया सोकार्य। अब जो 12 यंत्र के उदाहरण सुश्रुत ने बतलाए हैं, कौन कौन सी यंत्र? नाड़ी यंत्र, कोई भी उदाहरण डाल देंगे। श्रृंग यंत्र किस यंत्र का उदाहरण है? अलाबु यंत्र किस यंत्र का उदाहरण है? उत्तरवस्ती यंत्र किस यंत्र का उदाहरण है? निरुद्ध प्रकाश यंत्र किस यंत्र का उदाहरण? तो कोई भी यंत्र का नाम डाल के भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि किस यंत्र के उदाहरण है। तो जो सुश्रुत ने एग्जाम्पल बतलाए हैं आपके, अर्श यंत्र जो आपका फ्रक्टोस्कोप है, अर्श यंत्र, भगंदर यंत्र, अर्श यंत्र हो गया, भगंदर यंत्र हो गया, वस्ती यंत्र, उत्तर वस्ती यंत्र, वस्ती यंत्र, उत्तर वस्ती यंत्र, दकोदर यंत्र, दकोदर यंत्र, वस्ती यंत्र, उत्तर वस्ती यंत्र, अर्श यंत्र, भगंदर यंत्र,
दपोदर यंत्र, निरुद्ध प्रकाश यंत्र, निरुद्ध प्रकाश यंत्र, सन्निरुद्ध गुद यंत्र, सन्निरुद्ध गुद यंत्र, सन्निरुद्ध गुद यंत्र, और श्रृंग यंत्र और अलाभु यंत्र। श्रृंग यंत्र, श्रृंग और अलाभु और जलोकर, ये सिरावेद के 3 प्रकार हमारे होते हैं। तो श्रृंग यंत्र और अलाभु यंत्र भी किसके उदाहरण है? तो नाड़ी यंत्र के उदाहरण है। श्रृंग यंत्र, अलाभु यंत्र किसके उदाहरण है? नाड़ी यंत्र के उदाहरण है। तो उदाहरण भी आपको याद रखना है। अर्श यंत्र, भगंदर यंत्र, वस्ती यंत्र, उत्तर वस्ती यंत्र, दपोदर यंत्र, फिर निरुद्ध प्रकाश, सन्निरुद्ध गुद यंत्र, श्रृंग यंत्र, अलाभु यंत्र किसके उदाहरण है? नाड़ी यंत्र के उदाहरण। किसके उदाहरण है भाई? नाड़ी यंत्र के उदाहरण। तो नाड़ी यंत्र के उदाहरण तो ये सुश्रुत ने बतलाए, वाघभट्ट ने जो कुछ एक्स्ट्रा माने हैं। अभी एआईपीजी 2020 में क्वेश्चन आया था कि अर्श के प्रपीड़न में कौन सा यंत्र वाघभट्ट ने वर्णन किया? तो वाघभट्ट ने कितने माने भाई? 23 माने। तो वाघभट्ट ने एक तो आपका समी यंत्र, बेरिया एमपी, समी यंत्र का वर्णन किसने किया है? वाघभट्ट ने किया। अर्श के प्रपीड़नार्थ, अर्श का जो मस्सा होता है उसको दबाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समी यंत्र का। अर्श प्रपीड़नार्थ, अर्श प्रपीड़नार्थ कौन सा यंत्र प्रयोग करता है? तो अर्श के प्रपीड़नार्थ आपको कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? समी यंत्र। अर्श के प्रपीड़नार्थ कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? समी यंत्र। समी यंत्र के बाद में आपका जो वाघभट्ट ने बतलाया एक आपका अंगुली त्राण यंत्र। अंगुली त्राण यंत्र किस कर्म के लिए? वाघभट्ट ने अंगुली त्राण यंत्र का प्रयोग किया है वर्ण के मुख को चौड़ा करने के लिए। विवर्त मुखो, विवर्तो मुखो, विवर्त मुख, वर्ण के मुख को अगर आपको चौड़ा करना है तो कौन सा यंत्र प्रयोग करने को बोला है? अंगुली त्राण यंत्र। और घटी यंत्र का प्रयोग ये वाघभट्ट ने किस कर्म के लिए बोला है? तो घटी यंत्र का प्रयोग वाघभट्ट ने बोला गुल्मकी विलयन के लिए। गुल्मकी विलयन के लिए वाघभट्ट ने कौन सा यंत्र बतलाया? तो गुल्म के विलयन के लिए वाघभट्ट ने कौन सा यंत्र बतलाया भाई? घटी यंत्र। तो ये 3 एक्स्ट्रा यंत्र भी वाघभट्ट के याद रखना है आपको। सुश्रुत के तो याद रखेंगे ही रखेंगे। अर्श यंत्र, भगंदर यंत्र, वस्ती, उत्तर वस्ती, निरुद्ध प्रकाश, सन्निरुद्ध गुण, दपोदर यंत्र, श्रृंग यंत्र, अलाभु यंत्र। वाघभट्ट के अनुसार समी यंत्र का प्रयोग किस कर्म के लिए? तो समी यंत्र का वर्णन वाघभट्ट ने किया। अर्श के प्रपीड़न मतलब अर्श के मत्स्य को दबाने के लिए। अंगुली त्राण यंत्र वर्ण के मुख को चौड़ा करने के लिए। वर्ण के मुख को चौड़ा करने के लिए कौन सा? अंगुली त्राण यंत्र। और घटी यंत्र गुल्म के विलयन के लिए कौन सा यंत्र? तो गुल्म के विलयन के लिए कौन सा यंत्र बतलाया आपका? घटी यंत्र बतलाया। और योनि विक्षेपण यंत्र का वर्णन भी किसने किया है? वाघभट्ट ने किया है। योनि विक्षेपण यंत्र का वर्णन भी किसने किया है? वाघभट्ट ने। तो ये तो नाड़ी यंत्र। इसमें नाड़ी यंत्र में ही हम एक अर्श यंत्र, आपका जो प्रोक्टोस्कोप है उसका वर्णन भी पूछ लेते हैं। तो अर्श यंत्र, अर्श यंत्र की आकृति पूछ लेते हैं कई बार। तो आपने प्रोक्टोस्कोप देखा होगा, इसकी आकृति कैसी होती है? वो स्तनाकार। अर्श यंत्र की आकृति पूछे तो कैसी होती है? वो स्तनाकार होती है। अर्श यंत्र की आकृति पूछे तो कैसी है? वो स्तनाकार। लंबाई इसकी पूछ लेते हैं कि पुरुष है तो इसकी लंबाई कितनी होती है और स्त्री के लिए इसकी लंबाई कितनी होती है। तो पुरुष के लिए जो होता है 4 अंगुल लंबा होता है और 5 अंगुल गोल होता है। गोलाई में कितना? 5 अंगुल। और लंबाई में कितना? 4 अंगुल। 4 अंगुल लंबा और 5 अंगुल गोल। और स्त्री के लिए इसकी लंबाई पूछे तो स्त्री के लिए हथेली के समान लंबा, हथेली सम लंबा और 6 अंगुल गोल होता है। 6 अंगुल गोलाई होती है और लंबाई पूछे तो कितनी है? हथेली के समान। तो अर्श यंत्र के यहाँ पे जो बतलाया गया है, अर्श यंत्र की आकृति पूछे तो वो स्तनाकार है। पुरुष है तो इसकी लंबाई पूछे तो 4 अंगुल लंबा 5 अंगुल गोल। स्त्री के लिए पूछे तो हथेली के समान लंबा और गोलाई पूछे तो 6 अंगुल गोल। ठीक है। और आपका जो है इसके अष्टांग संग्रह ने अर्श यंत्र के दोष बतलाए 4। अष्टांग संग्रह के अनुसार अर्श यंत्र के दोष पूछे तो अष्टांग संग्रह के अनुसार अर्श यंत्र के दोष पूछे तो कितने बतलाए गए हैं? 4 दोष बतलाए। अर्श यंत्र के दोष पूछे तो अष्टांग संग्रह ने कितने माने हैं? 4 माने हैं। तो ये तो आपका नाड़ी यंत्र होगा। स्वस्तिक, सदंत, ताल, फिर नाड़ी। नाड़ी में हमने देखा क्या देखा कि संख्या 20 है, वाघभट्ट के अनुसार 23 है। रोग दर्शन में आचुषणार्थ क्रिया सोकार इसका प्रयोग किया जाता है। सुश्रुत के अनुसार मूल नाड़ी यंत्र में हमने देखा वस्ती यंत्र, उत्तर वस्ती यंत्र, अर्श यंत्र, भगंदर यंत्र, श्रृंग यंत्र, निरुद्ध प्रकाश यंत्र। ये सारे यंत्र कौन से होते हैं? नाड़ी यंत्र के उदाहरण। वाघभट्ट के अनुसार अर्श के मत्स्य को प्रपीड़न के लिए कौन सा यंत्र बतलाया है?
तो वाग्भट के अनुसार अर्श के मत्स्य के प्रपीड़न हेतु कौन सा यंत्र बतलाया है? समी यंत्र। और हमने देखा है इसके अलावा अंगुली त्राणी यंत्र का प्रयोग वर्ण के मुख को चौड़ा करने के लिए अंगुली त्राणी यंत्र, और घटी यंत्र का प्रयोग गुल्म के विलयन के लिए, और लास्ट में योनि विक्षण यंत्र का वर्णन भी किसने किया? वाग्भट ने किया। फिर इसके बाद हमने देखा कि अर्श यंत्र की आकृति गोस्तनाकार होती है। पुरुष के लिए 4 अंगुल लंबा, 5 अंगुल गोल होना चाहिए। स्त्री के लिए हथेली के समान लंबा और 6 अंगुल गोल होना चाहिए। अब आता है आपका मेरी एमपी सलाका यंत्र, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, और आता इसलिए ये कि ताकि गलत हो, क्योंकि 8-10 चीजें एक साथ दी हुई होती है तो एग्जाम में गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सलाका यंत्र कौन बतलाएगा भाई? नासार्बुद हरणार्थ कौन सा? डॉक्टर अंकित शर्मा जी। सर नासा अर्बुद के हरण के लिए कौन सी सलाका का प्रयोग करते हैं? कोलास्ती कोलास्ती कोलास्थि दल मात्र मुखी। वर्ण के प्रमार्जन हेतु सर कपास। कर्पास करतोषणी। स्त्रोत गल शल्य के निहरण में मसूर दल मसूर मात्र। मसूर मसूर दल मात्र मुखी। वर्ण कच्छु। वृषण कच्छु में दोष क्या है डॉक्टर शर्मा? वृषण कच्छु क्षुद्र रोग में दोष क्या है? डॉक्टर अंकित शर्मा जी। सर कफ कफ होगा सर, कंफर्म नहीं है। क्या है डॉक्टर विवेक चौबे? वृषण कच्छु, जावा, जतुमणि, अहिपूतना और वृषण कच्छु, तीनों में दोष क्या है? कपरक्त। जावा, जतुमणि, अहिपूतना और वृषण कच्छु, ये क्षुद्र रोगों में सारे दोष याद करना पड़ते हैं। जैसे हम मुख्य रोगों में दोष याद किए थे, ऐसे क्षुद्र रोगों से भी दोष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जतुमणि में, अहिपूतना में और वृषण कच्छु में दोष क्या है? कपरक्त है। सारे क्षुद्र रोगों के दोष हम याद करेंगे वहां पे। तो हम सलाका के बारे में देख रहे हैं। तो सलाका आपकी जो होती है कितनी होती है टोटल? सुश्रुत के अनुसार तो कितनी है? 28 है। और वाग्भट के अनुसार सलाकाएं कितनी होती है? 34। वाग्भट ने 6 एक्स्ट्रा मानी। तो हमारे पहले हम सुश्रुत के देख रहे हैं। सबसे पहले आपकी कौन सी है? गंडुपद मुखी। पहले 5 जोड़ा देखेंगे हम, गंडुपद मुखी। फिर इसके बाद में आती है आपकी गंडू सर के ऊपर। गंडू के ऊपर कौन बेटा? सर। तो सर्पफण मुखी, गंडुपद मुखी, फिर सर्पफण मुखी। सर्पफण के ऊपर कौन आके बैठी उड़ती हुई? सर्पुंखा। तो सर्पुंखा मुखी, सर्पुंखा मुखी, उसके ऊपर सर्पुंखा आके बैठी। और फिर इसके बाद में आती है आपकी बडिस, बडिस मुखी। और लास्ट आपकी मसूर दल मात्र मुखी, मसूर दल मात्र मुखी, मसूर दल मात्र मुखी। ये सब 2-2 की संख्या वाली है। सबकी संख्या कितनी है? 2-2 है। सबसे पहले गंडुपद मुखी, फिर सर्पफण मुखी, फिर उसके ऊपर सर्पुंखा आके बैठी। सर्पुंखा का मुख कैसा? बडिस के समान मुड़ा हुआ रहता है। तो फिर बडिस मुखी, और बडिस के बाद में मसूर दल मात्र मुखी। इनकी संख्या सबकी कितनी है? 2-2। कर्म पूछते हैं, इनका चारों का कर्म क्रम से याद होना चाहिए। इधर आपका क्रम याद है आपको कि गंडुपद मुखी के बाद सर्पफण है, फिर सर्पुंखा है, फिर बडिस है। अगर ये इधर का क्रम याद है तो इधर का क्रम आप इजी वे में याद कर सकते हैं। ऐशन, व्यहन, चालन, आहरण। गंडुपद मुखी का कर्म क्या है? ऐशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐशन किस सलाका का कर्म है, तो गंडुपद मुखी का। सर्पफण मुखी का कर्म पूछे तो व्यहन, ऐशन व्यहन। सर्पुंखा मुखी का कर्म पूछे तो चालन। और बडिस मुखी का कर्म क्या है? आहरण। ऐशन, व्यहन, चालन और आहरण। मसूर दल मात्र मुखी का कर्म पूछे तो स्त्रोतगत शल्य के निहरण में, स्त्रोतगत शल्य के निहरण में, स्त्रोतगत शल्य के निहरण में कौन सी है आपकी?
मसूर दल मात्र मुखी। तो शुरुआत का 5 हो गए, कौन कौन सी है? गंडूपद मुखी 2 है, सर्पपण मुखी आपकी 2 है, सर्पुंखा मुखी 2 है, बडिस मुखी भी 2 है, और मसूर दल मात्र मुखी भी 2 है। ऐशन, व्यंग, चालन और आहरण। और मसूर दल मात्र मुखी का कर्म पूछो तो स्रोत दल से लेके निहरण में। तो शुरुआत के 5 याद हो गई। फिर आपका ये सब 2-2 वाली थी। अब ओनली एक ही सलाका है जिसकी संख्या 6 है। सारी सलाकाओं में सबसे अधिक संख्या किस सलाका की है? तो सबसे अधिक संख्या आपकी कर्पाश करतोषणी, कर्पाश करतोषणी सलाका की संख्या कितनी है? 6 है। कर्पाश करतोषणी सलाका की संख्या कितनी है? 6 है। और इसके कर्म पूछे तो वर्ण के प्रमार्जनार्थ, कर्म इसका क्या है? वर्ण के प्रमार्जन में, वर्ण के प्रमार्जन कर्म हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। वर्ण के प्रमार्जन में कौन सी है? कर्पाश करतोषणी। इसकी संख्या कितनी है? 6। तो ये एक इसकी की 6 वाली। फिर आती है आपकी द्रव्य खल्वाकृति, द्रव्य खल्वाकृति, द्रव्य खल्वाकृति। इनकी संख्या कितनी होती है? 3। द्रव्य खल्वाकृति की संख्या 3 है। इनका कर्म क्या है? क्षार कर्म। क्षार कर्म के लिए आपकी कौन सी है? द्रव्य खल्वाकृति। संख्या कितनी है? 3। फिर आती है आपकी अंकुशमुखी और जाम्बोष्ट, जाम्बोष्ट और अंकुशमुखी। जाम्बोष्ट और अंकुशमुखी की संख्या भी कितनी है? 3-3। जाम्बोष्ट और अंकुशमुखी की संख्या भी कितनी है भाई? 3-3 है। और दोनों का कर्म क्या बतलाया है? अग्नि कर्म के लिए कितनी सलाखा वर्णित है? तो अग्नि कर्म के लिए कितनी सलाखा वर्णित है? 6। इस बार क्वेश्चन आया था एक में, अंकुशमुखी सलाखा का कर्म किस कर्म के लिए? तो अंकुशमुखी सलाखा किसमें है? अग्नि कर्म में। जाम्बोष्ट भी किसमें है? अग्नि कर्म में। द्रव्य खल्वाकृति किसमें है? क्षार कर्म में। कर्पाश करतोषणी किसमें है? वर्ण के परिमार्जन में। तो ये आपकी 3-3 संख्या वाली 3 हो गई, 6 संख्या वाली कर्पाश करतोषणी हो गई। अब एक एक संख्या वाली 3 है हमारे पास। पोलस्थी दल मात्र मुखी, अंजन सलाका और मूत्र मार्ग विशोधनी सलाका। अंकुशमुखी सलाका, अंकुशमुखी सॉरी कौन सी है? पोलस्थी दल मात्र मुखी, पोलस्थी दल मात्र मुखी। फिर इसके बाद में अंजन सलाका और लास्ट में आपकी मूत्र मार्ग विशोधनी सलाका, मूत्र मार्ग विशोधनी सलाका। ये सबकी संख्या कितनी? 1-1 है। अंजन सलाका 1, मूत्र मार्ग विशोधन सलाका भी 1। पोलस्थी दल मात्र मुखी का कर्म क्या है? नासार्बुद हरणार्थ। नासार्बुद हरण है तो कौन सी सलाका का प्रयोग करते हैं? नासार्बुद के हरण में पोलस्थी दल मात्र मुखी। अंजन सलाका की आकृति पूछे तो कलाई परिमंडल, इसकी आकृति कैसी? कलाई परिमंडल। और मूत्र मार्ग विशोधनी की सलाका की आकृति पूछे तो ये कैसी है? मालती पुष्पवंता। मालती पुष्पवंता ये कौन सी है आपकी? मूत्र मार्ग विशोधनी सलाका। और कलाई परिमंडल कौन सी है? अंजन सलाका है। तो ये सारी सलाकाएं आपको याद होना चाहिए। लास्ट टॉपिक है यंत्र का। इसके बाद छोटी छोटी 2-3 चीजें हैं। तो सलाका यंत्र में हमने देखे सबसे पहले गंडूपद मुखी, फिर सर्पपण मुखी, फिर सर्पुंखा मुखी और बडिस मुखी। ऐशन, विहन, चालन, आहरण। संख्या सबकी 2-2। मसूर दल मात्र मुखी का कर्म क्या है? स्त्रोत गज से लेके निहरण में संख्या भी 2। 6 संख्या वाली एक ही है आपकी, कौन सी? कर्पाश करतोषणी। इसका कर्म क्या है? वर्ण के प्रमार्जन के लिए। फिर 3-3 की संख्या वाली 3 है हमारे पास। द्रव्य खल्वाकृति क्षार कर्म के लिए, जाम्बोष्ट अग्नि कर्म के लिए 3, और अंकुशमुखी भी अग्नि कर्म के लिए 3। एक एक संख्या वाली 3 है। पोलस्थी दल मात्र मुखी 1, नासार्बुद के हरण के लिए अंजन सलाका कलाई परिमंडल 1, और मूत्र मार्ग विशोधनी सलाका भी 1। और ये भी किसके लिए? इसकी आकृति कैसी होती है? मालती पुष्पवंता होती है। ये तो सलाका वेरिएंट भी है। और सलाका के बाद लास्ट जाते हैं तो आपके आते हैं उपयंत्र। उपयंत्र कितने होते हैं भाई? 25। और अष्टांग संग्रह के अनुसार कितने होते हैं? 29। आत्र, काल, पाक और भय, आत्र, काल, पाक और भय को जोड़ करके ये कितने हो जाते हैं? 29। आत्र, काल, पाक और भय, आत्र, काल, पाक और भय ये कितने हो जाते हैं? 29 हो जाता है। तो ये हम देखेंगे। उपयंत्र में आपको ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना। उपयंत्र में कुछ कॉमन उदाहरण जैसे उंगली हो गई, नख हो गया, दंत हो गया, बाल हो गई, जीहा हो गई, ये सब उपयंत्र में आता है। जहां हमारे पास यंत्र नहीं है, उंगली से भी हम कई चीज निकाल लेते हैं, नाखून से हम कई बार सल्ले निकाल लेते हैं। तो जब हमारे पास यंत्र का अभाव हो तो उस स्थिति में हम उपयंत्र का प्रयोग करते हैं।
तो उंगली हो गया, उंगली, बाल, नख, उंगली हो गया, बाल हो गया, नख हो गया, जीहा हो गया, मुख, दंत, मुख हो गया, दंत हो गया, छार हो गया, अग्नि हो गई, छार हो गई, अग्नि हो गई, भेषज हो गई, छार, अग्नि, भेषज, हर्ष, छार, अग्नि, भेषज, हर्ष, अयस्कांत, ये सारे आपके क्या हैं, छार, अग्नि, भेषज, अयस्कांत, उंगली, बाल, जीहा, मुख, नख, दंत, ये सारी चीजें हमारी बॉडी से रिलेटेड है। उंगली हो गई, बाल हो गया, मुख हो गया, नख हो गया, दंत हो गई, जीहा हो गई, छार हो गया, अग्नि हो गया, भेषज हो गया। इनका प्रयोग हम किस कर्म के लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम किसके लिए? उपयंत्र के रूप में किया जाता है। फिर नॉर्मल कुछ संख्याएं हैं, जैसे कि यंत्र के दोष पूछे आपसे, तो यंत्र के दोष कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं। यंत्र दोष आपसे पूछे तो 12। यंत्र कर्म पूछे तो यंत्र के कर्म कितने होते हैं? 24। यंत्र कर्म आपके कितने होते हैं? 24। यंत्र के दोष कितने होते हैं? 12। यंत्र कर्म 24 होते हैं, यंत्र के दोष 12 होते हैं। और आपका जो है प्रशस्त यंत्र किसको बोलेंगे? तो जो द्वादश दोषों से रहित हो, द्वादश दोष से रहित हो और लंबाई जिसकी कितनी हो? 18 अंगुल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रशस्त यंत्र की लंबाई कितनी है, तो प्रशस्त यंत्र की लंबाई 18 अंगुल होना चाहिए, तो 12 दोषों से रहित होना चाहिए। प्रशस्त यंत्र की लंबाई कितनी होना चाहिए? 18 अंगुल होना चाहिए और द्वादश दोषों से रहित होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं? द्वादश दोषों से रहित हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रशस्त यंत्र बोलते हैं। तो आज हम इतना ही देख रहे हैं यंत्र के बारे में, और ये सारी चीजें महत्वपूर्ण टॉपिक आराम से पढ़ेंगे, जल्दी नहीं हम लोगों को कुछ भी। तो ये आप जो है नोट्स का कल मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, काफी लोगों के पास पहले से भी होगा। अगर तंत्र आपका कंप्लीट हो गया है, इसका टेस्ट हम लोग जो है आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार के दिन आपका जो है अगर तंत्र का टेस्ट रखेंगे अपन। अगर तंत्र हो जाएगा, शल्य हो जाएगा और एक सब्जेक्ट और कंप्लीट करके फिर हम वापस आपका 7 से 8 सब्जेक्ट का एक टेस्ट और रखेंगे। स्वास्थ्य कंप्लीट करेंगे, शल्य कंप्लीट करेंगे, स्त्री प्रसूति कंप्लीट करेंगे और फिर 8 सब्जेक्ट का टेस्ट हम वापस लेंगे। ठीक है, तो ये आप इतना कंप्लीट करना। अगर तंत्र आप लोगों ने पढ़ी लिया होगा। धाराएं महत्वपूर्ण है। शुरुआत के जो 2 पेज हैं आपका जो है विष के गुण, विष के वेग, विष के वेगों की चिकित्सा, मूल विष, कंद विष, पुष्प विष, पत्र विष, क्षीर विष, धातु विष, इनके लक्षण, इनकी संख्या, इनके उदाहरण, ये आपको याद होना चाहिए। कंद विष के बारे में आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था इसके अंदर और स्थावर विष, भल्लातक, वत्सनाभ, अहिफेन, कुशला, भांग, धतूरा, इनकी घातक मात्रा, घातक काल, एंटीडोट के बारे में, मेटालिक पाइजन में हमने संख्या देखा था। संख्या के बाद फास्फोरस, ऑर्गेनोफास्फोरस, और आपका जो है लेड देखा था, लेड देखा था, और आपका कॉपर देखा था। उनकी घातक मात्रा, उनमें विसूचिका का समान लक्षण, बाल गोल्डन कलर के हो जाते हैं, मिस लाइन हो गई, बार्टन ब्लू लाइन हो गई, क्लेप्टिन लाइन हो गई, सेकिंग पाल्सी हो गई, ग्लोवर सेक्स किसमें देखा जाता है, ये हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद में हम लोगों ने कीट के बारे में देखा, लूता के बारे में देखा, अलर्क के बारे में देखा, मूषक के बारे में देखा, वृश्चिक के बारे में देखा, सर्प के बारे में देखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो है दूषी विष के बारे में, गर्विष के बारे में, मध्य विष के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने आपका जो है रूल ऑफ 9 देखा। रूल ऑफ 9 के बाद मृत्यु के बारे में देखा, मृत्यु कितने प्रकार की होती है, मोड ऑफ डेथ कितने प्रकार के होते हैं, राइगर मार्टिस क्या होता है, एडिपोकेयर क्या होता है, ममिफिकेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। फिर इंक्वेस्ट क्या होती है, डेथ के कॉजेस का पता करने के लिए इंक्वेस्ट होती है, 3 प्रकार की होती है। कॉर्नर इंक्वेस्ट होती है, पुलिस इंक्वेस्ट होती है और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। न्यायालय के प्रकार हमने देखे थे। हैंगिंग के बारे में देखा था, फांसी, फांसी में कौन से सर्वाइकल वर्टिब्रा का फ्रैक्चर होता, मलमूत्र, शुक्र का बहिर्गमन देखा जाता है। सेकंड और थर्ड का होता है, न्यायिक फांसी में थर्ड और फोर्थ का होता है। आयोडगोन के फ्रैक्चर की संभावना बनी रहती है। फिर हमने विपाशन देखा था, स्ट्रेंगुलेशन देखा था, ड्रॉइंग देखा था, फिंगरप्रिंट के बारे में देखा था, बलात्कार देखा था, एमटीपी से रिलेटेड धाराएं देखी थी कि स्त्री की सहमति से गर्भपात कराने पर 312 लगती, स्त्री की असहमति से कराने पर 313 लगती है।
गर्भणी की मृत्यु हो जाने पर 314 लगती है, गर्भ को मारने के उद्देश्य से गर्भपात कराया जाए तो 315 लगती है, और गर्भणी को 90 महीने में जान को खतरा है फिर भी गर्भपात कराया जाता है तो 316 लगती है। स्त्री का प्रसव छुपाने पर 318 लगती है। अश्लील हरकत सील भंग में 354 लगती है। बलात्कार की परिभाषा 375 में, बलात्कार करने पर 376 देखा हम लोगों ने। और उसके बाद में पर स्त्री गमन में 497 लगती है। अप्राकृतिक मैथुन में 377 लगती है। बलात्कार की कोशिश करने पर 511 लगती है। गैर जिम्मेदाराना चिकित्सा करने पर 304 ए लगती है। शादी के 7 साल के अंदर स्त्री की अस्वाभाविक मृत्यु होने पर 304 बी लगती है। आत्महत्या करने पर 299, आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर 306, आत्महत्या के लिए प्रयास करने पर 309 लगती है। परहत्या करने पर 300, परहत्या में सजा 300 में, और परहत्या की कोशिश करने पर 307 लगती है। शपथ भंग में 193 लगती है। फर्जी हस्ताक्षर में 197 लगती है। झूठी सूचना पर 177 लगती है। ये सारी धाराएं हम लोगों ने देखी थी। तो अगर तंत्र भी पीएससी के जो सिलेबस के हिसाब से कम से 5 से 7 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आना है। और आपका जो शल्य तंत्र हम पढ़ रहे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सिलेबस के अनुसार। थोड़ा एग्जाम में आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आप लोग उसको, आप अभी हो भी जाए तो आप लोग उसके लिए तैयार भी तो हो। पहले एग्जाम आना ही है। अभी बालाघाट के कुछ स्टूडेंट मंत्री महोदय से जाके मिले थे, तो उन्होंने बोला है कि भाई शीघ्र ही प्रक्रिया में है, बोनस मार्क वाला कुछ चल रहा है, उसको कैबिनेट में लाने का चल रहा है। अगर बोनस मार्क पीएससी ऐसे नहीं देने के लिए राजी होगी तो उसको कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके बोनस के लिए स्पेशली, फाइल तो कैबिनेट से पास हो चुकी है, ओनली बोनस मार्क कैबिनेट में ला करके बोनस अंक दिए जा सकते हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे हो रहा है। तो हम लोगों ने स्टार्ट इसलिए की कि हम लोग जब भी निकले थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो, लेकिन हमारी तैयारी प्रॉपर हो जाए। तो प्रॉपर जब भी होगी जब हम पढ़ेंगे। आप तैयारी 1 घंटा निकालना है आपको, ऐसा कोई हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि भाई आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। इजी वे में अच्छे से हम लोग उसको तैयार कर रहे हैं, तो 1 घंटा आप लोगों का भी माइंड फ्रेश हो जाता है। तो तैयारी में तो आप लगे रहें, विज्ञापन आना ही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, है ना, क्योंकि ये अभी से नहीं चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है। और पीएससी ने पीएससी ने अपना ही सिलेबस क्यों डाला? क्योंकि एग्जाम को उनको लेना है, किसी और का तो नहीं डाला, डेंटल का नहीं डाला या किसी अन्य एग्जाम जिसके एग्जाम नहीं होना। सिलेबस उसी का डाला जाता है जिसकी एग्जाम होना, जिसका एग्जाम प्लान उसी का डाला जाता है जिसकी एग्जाम लेना है उनको, तो होना ही है। लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग भी प्रयासरत नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है। तो हम लोग जब वेट करने की मूड में है तो वेट हम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, सब्र का फल तो मिलेगा ही, लेकिन आप अपनी तैयारी विशेष रूप से करते रहे। मैं कई लोगों को देख रहा हूँ कि जब मन में आए तब जुड़ रहे हैं, जब मन में आए जब चले जा रहे हैं, तो नुकसान आप लोगों का ही होना। मैं तो आप लोगों को जितना समय मिल रहा है, मैं ये चीजें आपको 2 महीने में भी कंप्लीट करा सकता हूँ, लेकिन हम समय मिल रहा है तो हम आराम से पढ़ रहे हैं, हर चीज को अच्छे से कर रहे हैं। कायी चिकित्सा और रसशास्त्र द्रव्य गुण ब्रॉड सब्जेक्ट है, जो एग्जाम के 1-2 महीने पहले आप उनको कभी भी कवर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को प्रॉपर टाइम मिला है, तो ये सब्जेक्ट आपके अच्छे से जो आपकी मार्किंग को बढ़ा सकते हैं, जो आपके रिजल्ट को, आपके मेरिट को अच्छे से कर सकते हैं। आपके इंटरव्यू की संभावनाओं, इंटरव्यू में 2-4 नंबर कम भी आ जाए, भाई एग्जाम में हम लोग इसमें खींच सकते हैं, हम अपनी थ्योरी में खींच सकते हैं। इंटरव्यू में तो आपको उतना ही मिलना है, 50%, 60% से ज्यादा नंबर नहीं देते हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी हम लोग तैयार करके रखें। जब भी निकले, हो सकता है 1-2 महीने बाद भी निकले, भाई कभी भी निकले, तो हम अपनी तैयारी बेस्ट करके रखें। टेस्ट सीरीज हम तैयार कर चलते रहे, उसके हिसाब से एग्जाम तो होगी, अभी नहीं होगी तो और थोड़ी देर बाद में होगी। तो तैयारी विशेष रूप से करें और जुड़ते रहे। जब मन में आए, हम लोग 35-40 को फीस आप लोगों ने जमा कर दी, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। कम से कम यार आपने फीस जमा की है तो आप पढ़ो तो सही उसको, 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हैं। मुझे क्या है, मुझे तो फीस आ गई, मैं नहीं भी बोलूंगा तो भी नहीं, लेकिन आप लोगों ने अगर जमा की है तो आप उसकी तैयारी करें। समय आपको मिला है, बिल्कुल भी ये मुगाल ना रहे कि इजी वे में निकाल लेंगे। पीएससी का कंपटीशन लेवल बहुत अलग रहता है। मैं ऐसे कई नाम बता सकता हूँ
जो 100 क्वेश्चन लास्ट टाइम एमपीपीएससी में 100 क्वेश्चन 120 में से 100 क्वेश्चन करने के बाद में भी इंटरव्यू में मात्र 12 नंबर मिले। जिनके 100 क्वेश्चन सही थे और जिनको 17 नंबर इंटरव्यू में मिले 40 में से, वो लोग तो जनरल में सिलेक्ट होकर अंदर चले गए। और जिन लोगों को 16 से कम नंबर मिले और 100 क्वेश्चन सही थे, वो इंटरव्यू में वो ऑल ओवर एग्जाम से बाहर हो गए। तो जो कंपटीशन का आप लेवल सोच रहे हैं उससे कई गुना लेवल आपका रहेगा। तो आप बिल्कुल भी अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं रखना। आपको समय मिल रहा है तो आप उसकी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आप मन में आया जब जुड़ रहे हैं, मन में आया जब जा रहे हैं, तो ये आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कंप्लीट करें। कल हम इससे आगे का देखेंगे।